बच्चों आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि कैश बुक और बैंक की पासबुक, जो बैंक हमें पासबुक देती है, उसके बैलेंसेस का हम रिकंसाइल करते हैं, मिलान करते हैं और एक पर्टिकुलर डेट पर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बनाने का रीज़न जो कैश बुक और पासबुक है उन दोनों के बैलेंस अलग अलग आना है, जबकि कैश बुक और पासबुक दोनों एक ही व्यक्ति की होती है। मान लीजिए मेरा नाम रजनी है तो मेरी कैश बुक होगी अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, और मेरे को बैंक जो पासबुक देगा वो मेरे नाम से ही होगी, रजनी शर्मा के नाम से। दोनों में ही मेरे पैसे की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी, मगर दोनों ट्रांजेक्शन्स, हर तरह की ट्रांजेक्शन दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो ऐसा नहीं होता और उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ ₹20,000। मैंने किसी को चेक इशू किया 20,000 रुपये का, लेकिन उसने बैंक में जाकर प्रेजेंट नहीं किया, तो मैंने तो किसी को चेक दे दिया ना। अब मैंने जब चेक दे दिया तो मैं अपनी कैश बुक में बाय साइड में लिख दूंगी बाय सो एंड सो करके, और यहाँ पर बैंक कॉलम में जो मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम है उसमें अमाउंट शो कर दूंगी 20,000 रुपये कि मैंने 20,000 रुपये की पेमेंट कर दी। कहने का मतलब है कि मैंने 20,000 रुपये का चेक काट के दे दिया तो 20,000 रुपये कैश बुक में से माइनस कर दिए, लेकिन क्योंकि जिसको मैंने चेक दिया था उसने जाके प्रेजेंट किया ही नहीं बैंक में, तो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो यहाँ पर बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना। कैश बुक में से तो मैंने माइनस कर लिया मगर वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो पासबुक में वो माइनस नहीं हुआ। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि मैंने 10,000 रुपये का एक चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा मगर वहाँ पर जमा नहीं हुआ, तो मैंने 10,000 का जब चेक भेजा, किसी ने मुझे दिया 10,000 का चेक, तो मैंने फटाफट अपनी कैश बुक में ऐड कर लिया, मगर यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट ही नहीं किया पासबुक में। पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है जमा नहीं किया, तो वहाँ पर जमा नहीं हुआ। अब यहाँ तो जमा हो गया, इसलिए डिफरेंस आ गया कैश बुक और पासबुक में। अब तीसरा देखिए रीजन, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक ₹5,000। 5,000 रुपये एक कस्टमर ने सीधा आके बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक में जब जमा कर दिए 5,000 रुपये, तो अब हमें तो पता नहीं, हम तो अपने बिजनेस में बैठे हैं कैश बुक लेके, तो जब बैंक में जाएंगे, जब एंट्री करवाएंगे, स्टेटमेंट निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा, है ना। तो वहाँ पर पासबुक में 5,000 बढ़ गए, यहाँ कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए डिफरेंस आ गया। इसी तरह से बैंक इंटरेस्ट ₹700, बैंक ने हमें 700 रुपये का इंटरेस्ट दिया, 700 रुपये का इंटरेस्ट दिया तो हमारी पासबुक में ऐड कर दिया। अब सेम वही बात, हमारे कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, जब तक हम एंट्री कराने नहीं जाएंगे तो डिफरेंस आएगा। इसके बाद है बैंक चार्जेस ₹600। बैंक ने हमसे 600 रुपये बैंक चार्जेस लिए अपनी सर्विसेज के बदले में, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है क्योंकि कैश बुक तो हमारे पास है। जब हम एंट्री कराने जाएंगे बैंक में तब जाके हमें पता चलेगा कि बैंक ने हमें कितना इंटरेस्ट दिया है और बैंक ने हमसे कितने चार्जेस लिए हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 18,000। हमने हमारी तरफ से बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 18,000 रुपये का, तो 18,000 रुपये बैंक ने तो हमारी पासबुक में माइनस कर दिए मगर कैश बुक में माइनस नहीं हुए, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 10,000। बैंक ने 10,000 रुपये का डिविडेंड हमारी तरफ से कलेक्ट किया, यानी कि हमारे अकाउंट में जमा हो गया। कलेक्ट करना मीन्स जमा होना, लेकिन यहाँ पर फिर कोई एंट्री नहीं है। तो देखो बच्चों, इस तरह से कैश बुक और पासबुक है तो एक ही पर्सन की, मगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी इसी तरह की ट्रांजेक्शन्स लेके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी। तो जब हम फॉर्मेट देंगे तो ये ट्रांजेक्शन्स आपको देखने को मिलेंगे कि हमने किसी को चेक दिया, उसने प्रेजेंट नहीं किया, चेक जमा करने के लिए भेजा तो जमा नहीं हुआ, बैंक ने हमसे कोई पैसा काटा है तो बैंक में एंट्री हो गई, हमारी कैश बुक में नहीं है। बैंक ने कुछ पैसा हमें दिया तो बैंक की पासबुक में ऐड हो गया, यहाँ ऐड नहीं हुआ। तो ये कुछ कारण है, ये रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आते हैं, और इन्हीं रीजंस को लेके फिर क्या होता है, फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं एक पर्टिकुलर डे पर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से बहुत फ़ायदा होता है।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनती है, एक तो ऑडिटर्स होते हैं जो साल भर में रिटर्न बनती है, उसमें ऑडिटर चेक करते हैं बैंक के अकाउंट्स को, उसमें घपलेबाजी नहीं होती, उनके लिए प्रूफ होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दूसरे जो बैंक का स्टाफ होता है उन्हें एम्बेजलमेंट ऑफ कैश करने का मौका नहीं मिलता, कैश की घपलेबाजी करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि टाइम टाइम पे चेक होता रहता है। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बहुत अच्छा प्रूफ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ऑनेस्टली अपना काम कर रहा है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस तरह से बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बड़े हाउस के लिए। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को किस तरह से बनाना है और इस तरह के जो डिफरेंसेस आए हैं इन डिफरेंसेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं।